गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता पर उनके विचार, धर्मनिरपेक्षता पर उनका विचार, जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद और उनके नियोजन संबंधी विचारों के बारे में एक थोड़ी लंबी चर्चा करूंगा। चूँकि बीपीएससी 65वीं मेंस में क्या पूछा जा सकता है हम नहीं जानते, तो ऐसे में उनके विचारों के कुछ बिंदु अगर हमें याद रह गए तो वो हमें वो प्रश्न लिखने में काफ़ी सहायक होगा। तो आइए इस पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। नेहरू ने भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक चिंतन प्रक्रिया एवं कार्यक्रमों को गहरे रूप में प्रभावित किया। गहन राष्ट्रवाद नेहरू के उस वैचारिक दृष्टिकोण का अभिन्न अंग था जो राष्ट्रीय आंदोलन के मंथन से उत्पन्न हुआ। क्योंकि बात ये थी कि राष्ट्रीय आंदोलन से नेहरू जुड़े हुए थे और आज़ादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रवाद के जो उनके विचार हैं, 20 साल 25 साल का जो उनका अनुभव रहा, उसके दौरान उत्पन्न हुआ कि राष्ट्रवाद का स्वरूप कैसा हो। प्रखर अंतर्राष्ट्रीयवादी होने के बावजूद नेहरू की मान्यता थी कि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद की धाराएं परस्पर सौहार्दपूर्ण ढंग से मिश्रित हैं। चूँकि नेहरू विदेशों में पढ़े थे और दुनिया भर के सम्मेलनों में वो जाते रहते थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा था, तो वो जानते थे कि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद की जो धारा है वो ज़्यादा दूर नहीं है, उनको एकाकी रूप में देखने में ही भारत का फ़ायदा है। नेहरू की इस मान्यता के पृष्ठ में स्वतंत्रता संघर्ष में भागीदार जनता की इच्छाओं का उत्प्रेरक भी मौजूद था। नेहरू के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रवाद का विशेष स्थान है। राष्ट्रवाद जहर नहीं, राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति एक जहर, राष्ट्र के प्रति एक अच्छी भावना। नेहरू के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रवाद का विशिष्ट स्थान है और उसे प्रसार मिलना चाहिए, किंतु इसे आक्रामक एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास में बाधक नहीं बनने देना चाहिए। आपको याद होगा मैंने जब अपनी वीडियो में जब रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि कैसे अंतर्राष्ट्रीयवाद के टैगोर भी समर्थक थे और नेहरू भी उसके समर्थक रहे हैं। और टैगोर भी मानते थे कि राष्ट्रवाद जो है ना वो कहीं ना कहीं टकराव पैदा करती है। राष्ट्रवाद की भावना राष्ट्रीय उन्नति के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह नागरिकों में एकता, उत्साह व सहयोगी प्रवृत्ति को जन्म देती है। लेकिन राष्ट्रवाद की कुछ सीमाएं होना जरूरी है। होता क्या है, जब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जब राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे तो इनके साथ बहुत कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राष्ट्रवाद की एक जो विचारधारा लोगों के सामने रखा, उसके बाद लोग इनके साथ आते चले गए। नेहरू द्वारा धार्मिक और कट्टर राष्ट्रवाद को नकारा गया। सोचिए, नेहरू ने उस समय धार्मिक और कट्टर राष्ट्रवाद को नकारा, इसलिए नकारा क्योंकि नेहरू ने 1946 से 48 के बीच में भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा था उसको देखा था कि कैसे धर्म और राष्ट्रवाद का सहारा लेकर एक देश का बंटवारा हो गया और ये लोग रोक नहीं पाए। और अभी हम वर्तमान समय में भी देख सकते हैं कि कैसे धार्मिक और कट्टर राष्ट्रवाद का अभी भी बोलबाला है। नेहरू के अनुसार संकीर्ण और मतांध राष्ट्रवाद एक अभिशाप है। मैं भी मानता हूँ कि राष्ट्रवाद की विचारधारा एक खुली विचारधारा होनी चाहिए और उस पर एक बड़ी चर्चा की ज़रूरत है। उन्होंने आक्रामक राष्ट्रवाद की कड़ी आलोचना की, जैसा कि जर्मनी आक्रामक राष्ट्रवाद का उदाहरण था, क्योंकि यह विध्वंसात्मक तथा पड़ोसी देशों के दिमाग में भय और संदेह पैदा करने वाला होता है। नेहरू ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो राष्ट्रवाद की परिभाषा को देखा था उससे वो बचना चाहते थे। भारत का जो संविधान लागू हुआ तो भारत की जो भी पड़ोसी देश हों उनसे अच्छे संबंध बने रहें, ऐसा इन लोगों ने सोचा था। नेहरू द्वारा ऐसे राष्ट्रवाद को अस्वीकृत किया गया जो विस्तारवाद को प्रोत्साहित करता है।
उनके अनुसार राष्ट्रवाद की प्रकृति उदार, सीमित तथा संतुलित होनी चाहिए। अपनी आत्मकथा में भारतीय राष्ट्रवाद पर अपने विचार प्रकट करते हुए नेहरू ने लिखा है कि राष्ट्रवाद एक विरोधाभास है जो अन्य राष्ट्रीय समूहों के विरुद्ध घृणा और क्रोध पर पोषित एवं पल्लवित होता है। 1921 के दौरान भारत में यह घृणा एवं क्रोध अंग्रेजों के विरुद्ध व्याप्त था, किंतु अन्य राष्ट्रों के प्रति यह असाधारणता न के बराबर था। नेहरू ने भारतीय राष्ट्रवाद को यूरोप के फांसीवादी राष्ट्रवाद से पूर्णतः पृथक रूप में व्याख्यायित किया। बात सही है, भारत में जो राष्ट्रवाद था वो अंग्रेजों को भगाने के लिए केंद्रित था। वहीं यूरोप में आप इटली को ले ले, जैसे कि इटली में फांसीवाद, जर्मनी में आप नाजीवाद, वो एक जातीय भावना से ग्रसित थे और अपने राष्ट्रकों राष्ट्रों से मजबूत बनाने के प्रयास में यन केन प्राकेर बहुत गलत गतिविधियों का सहारा लेते थे। तो ऐसे में भारत का राष्ट्रवाद, उनका राष्ट्रवाद एकदम अलग था। उनके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक ऐतिहासिक लहर के रूप में जन्मा था, जबकि फांसीवाद प्रतिक्रिया का अंतिम आश्रय था। नेहरू के मतानुसार भारतीय राष्ट्रवाद अपने आरंभ से ही एक व्यापक बुद्धिवाद की सार्वभौमिक मान्यताओं में मौजूद थी। जवाहरलाल नेहरू भारतीय पुनर्जागरण की संतान थे। सामाजिक धार्मिक आंदोलन जब शुरू हुआ तो भारत में पहली बार उसी से राष्ट्रवाद की एक विचारधारा भी उभरा, और नेहरू का जो राष्ट्रवाद था, अगर उसको हम गहराई से देखें तो नेहरू को हम भारतीय पुनर्जागरण की संतान कह सकते हैं। अपने स्वभाव, अध्ययन एवं अभिधारणाओं के कारण वे रूढ़िवाद, संप्रदायवाद तथा कट्टरवाद के विरोधी थे। संप्रदायवाद के बारे में उनके विचार अभिनव और शिक्षाप्रद थे, विशेषतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब संकुचित धार्मिक मतों, अविवेकपूर्ण प्रतिमानों तथा विखंडनवादी प्रवृत्तियों द्वारा राष्ट्रत्व को खतरा पैदा किया जा रहा है। अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दिया जा रहा है, तो ऐसे में कोई भी राष्ट्रवाद ठहर नहीं सकता लंबे समय तक, और उनमें अच्छे तत्वों को बनाकर नहीं रखा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। नेहरू भारत के प्रथम नेता थे जिन्होंने संप्रदायवाद के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आयामों, उसकी प्रकृति, लक्षणों तथा कारणों को ठीक प्रकार से समझा। अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती वर्षों से ही नेहरू संप्रदाय के विरोधी थे, किंतु उस समय ये विरोध सांप्रदायिक दंगों, धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरवाद की समान आलोचना से अधिक नहीं था। मैंने चर्चा किया ही था कि इन लोगों ने विभाजन की परिस्थितियों को देखा था, तो संप्रदायवाद के जहर को इन लोगों ने झेला है, और चूंकि संप्रदायवाद की वजह से ही भारत का बंटवारा हुआ, तो वो इन सब चीज़ों को समझते थे। उस समय नेहरू द्वारा सांप्रदायिकता का निदान भी परंपरागत हिंदू मुस्लिम भाई भाई के राष्ट्रवादी उपागम तथा स्वराज प्राप्ति हेतु हिंदू मुस्लिम एकता की अपील में सीमित समझा गया। परिस्थिति ऐसी थी, इसीलिए 1928 के दौरान की गई नेहरू की राजनीतिक यात्राओं तथा विभिन्न युवा एवं विद्यार्थी सम्मेलनों में दिए गए भाषणों में सांप्रदायिकता को मुख्य निशाना बनाया गया। नेहरू तथा अन्य राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत लीग में किसी भी संप्रदायवादी व सांप्रदायिक संगठन से जुड़े व्यक्ति की सदस्यता प्रदान करने का निषेध किया गया था। इन लोगों ने एक स्वतंत्र भारत लीग बनाया था और उसमें उन्होंने सांप्रदायिक लोगों को ना आ पाए, ऐसा उन लोगों ने प्रावधान रखा था। नेहरू द्वारा भी महात्मा गांधी की भांति धर्म की नैतिक अनिवार्यता को व्यवहारिक आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया, यानी जैसा महात्मा गांधी स्वीकार करते थे। नेहरू की भारत के बारे में समझ तथा ऐतिहासिक ज्ञान ने उन्हें भारतीय सभ्यता के उन विशिष्ट लक्षणों से परिचित कराया जो भारत को एक पृथक पहचान तथा मजबूती प्रदान करते हैं। नेहरू के अनुसार भारतीय सभ्यता के विशिष्ट लक्षणों में विविधता में मौलिक एकता की उपस्थिति तथा विभिन्न प्रभावों को ग्रहण करने, आत्मसात करने तथा संश्लेषित करने की क्षमता शामिल है।
नेहरू का विचार था कि भारत भविष्य में इन विशेषताओं के माध्यम से अपनी शक्ति प्राप्त करेगा तथा जो अनुदारवाद और संकीर्णतावाद की प्रवृत्तियों को भी कम करने में सहायक होगा, ऐसा नेहरू सोचते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हो पाया है। अभी भी हम लोगों को एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। नेहरू के दृष्टिकोण में लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षवाद आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे तथा ये संयुक्त रूप से एक ऐसे मजबूत भारत की नींव रखेंगे जो मानव की महत्ता तथा उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर आधारित हो और जिसमें गरीबों एवं दलितों के जीवन स्तर में सुधार दिखाई दे। आज भी हम उन्हीं सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत कुछ बदला नहीं है। नेहरू ने सहिष्णुता और संश्लेषण की परंपरा में से समकालीन धर्मनिरपेक्षता के राजनीतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया। यही वे परंपराएं थी जिनके कारण हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता अनेक उतार चढ़ावों के बावजूद अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल थी, जैसे कि सैनिक, आर्थिक, सामाजिक उतार चढ़ाव जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं। नेहरू ने लिखा था कि हम धर्मनिरपेक्ष भारत के बारे में बात करते हैं, क्या इसका तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो सभी प्रकार के मतों को समान अवसर तथा सम्मान देता है, जो एक राज्य से संबद्ध नहीं रखता? इस प्रकार यह एक राज्य धर्म बन जाता है। भारत में धार्मिक सहिष्णुता का लंबा इतिहास रहा है। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य का मात्र एक पहलू है। हम लोगों ने देखा है कि भारत में कैसे अशोक जैसा शासक था जिसके समय में हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्म के लोग उसके शासन क्षेत्र में रहते थे। आजीवक और अन्य भी बहुत सारे मत के लोग, और वो सभी के साथ एक सहिष्णु धारणा के साथ रहता था। भारत ने अकबर को देखा है कि अकबर एक मुस्लिम शासक था, लेकिन उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आराम से उसके शासन में रहते थे। भारत जैसे बहुधर्मी देश में धर्मनिरपेक्षता के अभाव में वास्तविक राष्ट्रवाद का निर्माण करना दुष्कर है। बात यह है कि भारत का जो संविधान है, संविधान में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, कोई भी संकीर्ण सोच जनसंख्या का अनिवार्य रूप से विभाजन करती है और उस स्थिति में राष्ट्रवाद भी अपने सीमित अर्थों में सामने आता है। होता क्या है कि भारत में बहुधर्म, बहुभाषा है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रवाद के मायने भी समय समय पर बदलते रहते हैं। नेहरू का दृष्टिकोण पश्चिमी एवं आधुनिक था। चूँकि नेहरू विदेशों में पढ़े थे और उनकी वेशभूषा भी बहुत अलग थी। अगर उस समय की भारत की तुलना से की जाए तो वो आधुनिक थी, वो अंग्रेजी बोलते थे और तो साथ में वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो वो पश्चिमी के मूल्यों से अपने मूल्यों की तुलना करते थे। साथ ही वे भारतीय परिस्थितियों की जटिलताओं को भी समझते थे। वे एक अज्ञेयवादी थे जिन्होंने धर्म को मात्र एक सांस्कृतिक प्रेरणा तथा विरासत के रूप में ही स्वीकार किया। वे संगठित धर्म के विरोधी थे। हमें नेहरू को समझना पड़ेगा, वो धर्म को मात्र एक सांस्कृतिक प्रेरणा मानते थे और विरासत के रूप में मानते थे। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, क्योंकि अगर धर्म को हम ज़्यादा महत्व देने लगे तो वो राजनीति को प्रेरित करती है, जैसा कि वर्तमान समय में हो रहा है। संगठित धर्म का आज दुरुपयोग हो रहा है। उनके अनुसार कोई भी संगठित धर्म निरपवाद रूप से एक निहित स्वार्थ बन जाता है, जो अनिवार्यतः प्रगति एवं परिवर्तन विरोधी प्रतिक्रियावादी शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेहरू ने धर्म के राजनीतिकरण का तिरस्कार किया। चूँकि इन लोगों के समय में धर्म का राजनीतिकरण हुआ और तभी भारत दो टुकड़ों में बटा, इसलिए नेहरू इसका तिरस्कार करते थे। नेहरू ने संप्रदायवाद के प्रभाव को सबसे अधिक उस जनसमूह पर माना जिसके न तो अपने कोई निहित स्वार्थ थे और न ही जिनका ब्रिटिश साम्राज्यवाद से कोई लेन देन था। नेहरू का विश्वास था कि सांप्रदायिकता एक मध्यवर्गीय प्रपंच है और जब तक मध्यवर्गीय तत्वों का राजनीति पर प्रभाव कायम है
तब तक कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूपेण सांप्रदायिकता से दूर नहीं जा सकता। हम भारतीयों को इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। नेहरू द्वारा सांप्रदायिकता की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचाना गया, किंतु उनका मानना था कि इसका कारण राजनीतिक अधिक था। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक शत्रुता या विरोध द्वारा सांप्रदायिकता के प्रसार में बहुत ही अल्प भूमिका निभाई गई है। वर्तमान सांप्रदायिक प्रश्न धार्मिक नहीं है, यद्यपि कभी कभी यह धार्मिक भावनाओं का शोषण अवश्य करता है, जो संकटकारी है। नेहरू के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि लोग अपने अपने धर्मों का त्याग कर दें, बल्कि इसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों की सुरक्षा करे, किंतु दूसरों की कीमत पर किसी धर्म का पक्ष पोषण न करे और न ही किसी धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार करे। वो एकदम सही बोलते थे। चूँकि क्या है, भारत की हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत संविधान से चलता है, लेकिन भारत में हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, जिनकी आबादी 1 अरब है। उनका धर्म क्या है? हिंदू धर्म। तो क्या संविधान हिंदू धर्म के अनुसार से चलेगा? नहीं। मुसलमान इस्लाम धर्म है, यहाँ पर सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, बहाई हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सभी धर्मों के लोग हैं और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ऐसे में राज्य का कर्तव्य है कि सभी धर्मों का पोषण करे, लेकिन किसी भी धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी मत करे, लेकिन किसी का पक्ष भी ना ले। ऐसा ही मत नेहरू का था। इसी भावना को महत्व देते हुए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। इन्हीं लोगों का ऐसा प्रयास था कि राज्य का कोई धर्म नहीं रहा और यह भारत के लिए बहुत अच्छा रहा। स्वतंत्र भारत में संप्रदायवाद के अंत के लिए प्रतिबद्ध नेहरू द्वारा अनंत सेनम आयंगार के माध्यम से संसद में एक संकल्प पारित कराया गया। नेहरू सांप्रदायिकता को किसी भी बाह्य आक्रमण से अधिक खतरनाक मानते थे। बाह्य आक्रमण के विरुद्ध कोई भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ लड़ सकता है, किंतु अन्य आक्रमण जैसे कि सांप्रदायिकता अधिक बुरा है, क्योंकि यह हमें अपने पूर्ण महत्व और खतरे से अनभिज्ञ रखकर हमारे मस्तिष्क को क्रमिक रूप से अपने शिकंजे में ले लेता है। जैसा कि अभी हम लोग ने वर्तमान भारत में देखा, अभी दिल्ली में हाल फिलहाल में दंगा हुआ था, कैसे हिंदू मुस्लिम आपस में बट गए। हम इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं। अभी नेहरू द्वारा विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया ताकि बुद्धिवादी और धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ मजबूती प्राप्त कर सके। उन्होंने भाखड़ा नंगल जैसे बांधों को आधुनिक मंदिर, मकबरा, विश्वविद्यालय की संज्ञा दी। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को एक आदर्श के रूप में सामने रखा और समाज में उसके प्रचार प्रसार हेतु गंभीरता से कार्य किया। नेहरू जानते थे कि सांप्रदायिकता एक जहर है, तो उस जहर को निकालने के लिए नेहरू ने भारत को एक विकास के मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया। और उन्होंने अगर किसी को मंदिर कहा तो भाखड़ा नंगल जैसे बांध हैं, उसको उन्होंने आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी थी। यह एक गंभीर प्रश्न है, हमें इस पर सोचना चाहिए। नेहरू द्वारा अपने जीवन के अंतिम चरण में अनेक सांप्रदायिक दंगों की श्रृंखला देखी गई, जो 1961 से 1964 के मध्य उत्तरी भारत तथा उत्तर पूर्वी भारत के शहरों व कस्बों में व्याप्त थी। 1962 में जबलपुर के दंगों ने नेहरू को पूरी तरह झकझोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया। नेहरू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यकों के प्रति उदारतापूर्वक व्यवहार की आशा करते थे। यानी नेहरू ये मानते थे कि आप कहीं भी बहुसंख्यक है तो जो धर्म अल्पसंख्यक है आप उनकी रक्षा करें। किसी मोहल्ले में अगर कोई धर्म के लोग अल्पसंख्यक है, दूसरे धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं, तो उस बहुसंख्यक का काम है कि उस अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार करे। यह किसी हिंदू धर्म के लिए नहीं कहा जा रहा है, यह सभी धर्मों के लिए कहा जा रहा है। वे सांप्रदायिकता की उत्पत्ति तथा विकास एवं बांटो और शासन करो की ब्रिटिश नीति के मध्य घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट समझ रखते थे, लेकिन वे इन प्रचलित और सरलीकृत मत को स्वीकार नहीं करते थे कि सांप्रदायिकता मूल रूप से ब्रिटिश नीतियों की उपज है।
उनके अनुसार सांप्रदायिकता के उदय के कारण भारतीय समाज में मौजूद कुछ निश्चित परिस्थितियों में नहीं था। क्योंकि क्या है कि हमारे किसी भी धर्म के अपने कुछ रूढ़िवादी तत्व होते हैं। वो तत्व ही ऐसे होते हैं, बहुत सारी मान्यताएं होती हैं और उन्हीं मान्यताओं में आपस में जब एक टकराव पैदा होता है तो उससे सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। तो नेहरू भी इसी चीज़ को मानते थे। उपनिवेशवादी शासन द्वारा सांप्रदायिकता को विभिन्न तरीकों से मात्र इसलिए प्रोत्साहित किया गया क्योंकि यह उसके औपनिवेशिक प्रभुत्व की अनेक ज़रूरतें पूरी करती थी। नेहरू मानते थे कि अंग्रेज सांप्रदायिक नहीं थे। उन्होंने जब देखा कि भारतीय समाज में सांप्रदायिकता के तत्व हैं तो उसने अपने उपनिवेशवाद को बनाए रखने के लिए इसका दुरुपयोग किया। संप्रदायवाद से उन धार्मिक संप्रदायों को भी कोई लाभ नहीं पहुंचा जिनके हितों को नुकसान पहुंचाने या बढ़ाने का यह दावा करता था। नेहरू का मानना है कि उस समय जिन लोगों ने कहा कि शायद हमको इससे फ़ायदा मिल जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिला इससे। नेहरू ने सांप्रदायिकता को अपने समय की सबसे खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में चिन्हित किया जिसके साथ सभी मोर्चों पर लड़ा जाना चाहिए। नेहरू द्वारा सार्वजनिक भाषणों, रेडियो प्रसारणों, संसदीय वक्तव्यों, निजी पत्रों तथा मुख्यमंत्रियों को प्रेषित पत्रों के माध्यम से सांप्रदायिकता के विरुद्ध व्यापक सार्वजनिक एवं निजी अभियान चलाए गए। नेहरू ने पूरा प्रयास किया कि सांप्रदायिकता को कैसे रोका जाए। इसके लिए भाषण, रेडियो प्रसारण, संसद के वक्तव्य, मुख्यमंत्रियों को समय उन्होंने सांप्रदायिकता के बारे में चर्चा की। धर्मनिरपेक्षता के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता संपूर्ण, व्यापक और शर्त रहित थी। स्वतंत्रता के पश्चात की सर्वाधिक असहज परिस्थितियों में एक धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण तथा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और समाज की नींव स्थापना नेहरू के प्रयासों से ही संभव हो सकी। भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने में नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है। समाजवाद, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही नेहरू पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ चुका था। 1917 की रूसी क्रांति ने नेहरू को गहरे रूप में प्रभावित किया। नेहरू का लक्ष्य भारत के लोगों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। नेहरू समाजवादी ही थे और 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी और समाजवाद ने जिस तरीके से उसमें प्रखर रूप धारण किया तो नेहरू के दिल पर उसकी अमिट छाप पड़ी थी। और नेहरू चाहते थे कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता भी मिले। 1936 में नेहरू ने लिखा था कि मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि विश्व की और भारत की समस्याओं का अंतिम समाधान समाजवाद में निहित है। और यही कारण भी रहा है कि नेहरू ने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को मिलाकर भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और मैं इस शब्द का प्रयोग एक स्पष्ट मानवतावादी उपाय के बजाय आर्थिक एवं वैज्ञानिक अर्थों में करता हूँ। नेहरू इसको आर्थिक और वैज्ञानिक रूपों से जोड़ना चाहते थे। समाजवाद मात्र एक आर्थिक सिद्धांत ही नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन भी है और अपने इसी स्वरूप में मुझे प्रेरित करता है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर समाजवाद के विस्तार के पश्चात ही वास्तविक विश्व शांति एवं व्यवस्था कायम हो सकती है। नेहरू द्वारा मार्क्सवाद से भिन्न प्रकार के लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया गया। लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतंत्र का एक तार्किक एवं वैज्ञानिक उपागम है जो नियोजित कार्यक्रमों के द्वारा आय के समान वितरण पर बल देता है। याद रखिएगा, मार्क्स का जो समाजवाद था, नेहरू का समाजवाद मार्क्स के समाजवाद से भिन्न था। वो लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र का एक तार्किक और वैज्ञानिक उपागम है जो नियोजित कार्यक्रमों के द्वारा आय के समान वितरण पर बल देता है। तत्कालीन भारत में पूंजीवाद की गहरी जड़ों के कारण नेहरू द्वारा आमूलचूल परिवर्तन को कठिन और हानिकारक माना गया। नेहरू जानते थे कि पूंजीवाद को हम छोड़ नहीं सकते और समाजवाद को पूरी तरीके से पकड़ नहीं सकते, क्योंकि जब इंग्लैंड का भारत पर शासन हो रहा था तो वो पूंजीवादी विचारधारा थी
और भारत भी उन पूंजीवादी देशों से गहरे रूप से जुड़ गया था। नेहरू का विचार था कि पूंजीवाद और राज्य स्वामित्व के मध्य समझौता करना देश के लिए अधिक हितकर होगा। उनकी आर्थिक विचारधारा इस तथ्य पर आधारित थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सतत उन्नति इसे दो क्षेत्रों सार्वजनिक एवं निजी में बांटकर ही संभव है। और इसलिए उन्होंने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव को भारत में अपनाया और समाजवादी विचारधारा के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया और निजी क्षेत्र को भी साथ में मिलाकर उन्होंने चलने का एक नया उपाय भारत के लिए सोचा। ये क्षेत्र स्थायी वृद्धि के लिए मिलकर कार्य करेंगे। नेहरू के अनुसार समाजवाद राष्ट्र हित में पूंजी का नियंत्रण था, न कि निजी उद्यमों पर लादा गया प्राधिकार। वो मानते थे कि समाजवाद जो है राष्ट्र हित में पूंजी का नियंत्रण किया जाएगा उसके द्वारा, न कि निजी उद्यमों पर लादा गया कोई अधिकार। अधिनायकवाद की बजाय सामाजिक नियंत्रण में विश्वास रखने वाले नेहरू द्वारा सभी प्रकार के विशेषाधिकारों और सुविधाओं का तिरस्कार किया गया। उन्होंने प्राधिकारवाद से नीचे आकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया। नेहरू का वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक समाजवाद जो व्यक्तियों को अपेक्षित आज़ादी और अनुशासन प्रदान करके हो सकता था, सैद्धांतिक एवं आदर्शवादी प्रकार से के निरंकुश समाजवाद से भिन्न था। यह एक ऐसे आदर्श समाज की संकल्पना थी जो भावनात्मक रूप से भारतीय, दृष्टिकोणात्मक रूप से धर्मनिरपेक्ष तथा कार्यात्मक रूप से लोकतांत्रिक हो। नेहरू जी ने जो सपना देखा था तो और सामाजिक और निजी दोनों क्षेत्रों को जो मिलाकर उन्होंने जो तैयार किया वो भावनात्मक रूप से एक भारतीय रूप था, दृष्टिकोण के रूप से एक धर्मनिरपेक्ष था और कार्यात्मक रूप से लोकतांत्रिक था। नेहरू के मतानुसार उत्पादन ही संपदा है जिसे व्यापक श्रम शक्ति द्वारा प्रचुरता में प्राप्त किया जा सकता है, किंतु इसके लिए श्रम की महत्ता को हर प्रकार से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने प्रबंधन कुशलता तथा तकनीकी प्रशिक्षण हेतु शिक्षा के विस्तार पर बल दिया तथा औद्योगिक विकास की गति को इसलिए बल दिया कि औद्योगिक विकास की गति को तीव्र किया जा सके। नियोजन संबंधी नेहरू के दृष्टिकोण। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही नेहरू में आर्थिक नियोजन की चेतना का निर्माण हो चुका था, जिसने उन्हें कांग्रेस को उग्र सुधारवाद की दिशा में ले जाने की प्रेरणा दी। 1930 के दशक के अंतिम वर्षों में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में पूंजीवादी व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त करना न तो संभव है और न ही अनिवार्य है। वो उन्होंने 30 में ही तय कर लिया था कि पूंजीवादी व्यवस्था भारत में खत्म हो नहीं सकती है, उसको लेकर ही चलने में भलाई है। नेहरू चाहते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था में समाजवाद के कुछ मूल सिद्धांतों को अपनाकर क्रमिक समाजवाद दोनों को समायोजित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर सके। मुझे तो लगता है कि नेहरू मध्यम मार्गी थे और बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से काफ़ी समय पूर्व ही नेहरू ने अनुभव कर लिया था कि उन्नतशील आधुनिक जीवन के लिए आर्थिक पुनर्संरचना एक पूर्व शर्त है जो मात्र संगठित नियोजन द्वारा ही पूरी की जा सकती है। सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु नियोजन का आग्रह नेहरू के विचारों का मूलभूत तत्व बन गया था। वे नियोजन के माध्यम से की गई पूर्व सोवियत संघ की आर्थिक प्रगति से अत्यधिक प्रभावित थे, क्योंकि उस समय सोवियत संघ बहुत तेज़ी से विकास कर रहा था अपने सामाजिक मूल्यों पर और समाजवादी विचारधारा पर, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित थे। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हुए निर्वाचन के उपरांत कांग्रेस ने कई राज्यों में प्रशासन का कार्यभार संभाला। इसके तहत जो चुनाव हुए थे 1937 में हुए थे, जिससे नेहरू के आर्थिक नियोजन के विचार को नवीन आयाम प्राप्त हुए। 1938 में नेहरू कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष नेहरू थे, 1938 में बना था। और 1938 में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष हरिपुरा सम्मेलन था और सुभाष चंद्र बोस थे। इस दायित्व को
पूरी गंभीरता एवं उत्साह से निभाते हुए नेहरू द्वारा एक व्यापक आधार वाली समिति गठित की गई। वैज्ञानिकों की सेवाओं को भी सूचीबद्ध किया गया, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध भड़कने तथा नेहरू के जेल जाने के कारण यह कार्य अधूरा रह गया। नेहरू के लिए नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था का लोकतांत्रिक संरचना में अनिवार्य मिश्रण था। वे समाजवादी पहलू पर अत्यधिक बल देकर समाज के किसी वर्ग को भयभीत करना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि पूंजीवादी विचारधारा के लोग भयभीत रहें। इसी कारण नियोजन का लक्ष्य तय करते समय थोड़ी सी अस्पष्टता और अनिश्चितता मौजूद रही थी। उनके अनुसार कांग्रेस का आदर्श भारत में एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य स्थापित करना है। ऐसे स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य में एक आत्मनिर्भर समाज शामिल है, जिसमें सभी सदस्यों को आत्म अभिव्यक्ति और आत्मसंतुष्टि के समान अवसर उपलब्ध हैं। ऐसे समाज में सभी लोगों को पर्याप्त न्यूनतम सभ्य जीवन स्तर की गारंटी हासिल है, ताकि वे समान अवसरों की उपलब्धियों को यथार्थविक बना सकें। यही हमारी योजना की पृष्ठभूमि या आधारशिला होनी चाहिए। नेहरू की नियोजन की अवधारणा किसी पूर्वाग्रह या सैद्धांतिक विचार पर आधारित नहीं थी। वे किसी विचारधारात्मक समझ की बजाय त्वरित परिणामों की अभिलाषा द्वारा निर्देशित थे। ऐसा नहीं था कि नेहरू किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। वो भारतीय जो आत्मा थी और उनके जो विचार थे, वो उन दोनों के मिश्रण के रूप में उसे देखते थे। उनकी इच्छा मात्र यह थे कि लोगों को स्थायी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के पथ पर लाया जा सके, स्थायी रूप से, जिससे एक लंबे समय में एक बेहतर भारत का निर्माण हो सके। उनके अनुसार मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन सा वाद लोगों को उस रास्ते पर ले जाने में सहायता करेगा। यदि एक चीज़ असफल हो जाती है तो हमें दूसरे प्रयास करेंगे। यदि वो व्यावहारिक और लचीली सोच थी जो नेहरू को उस दृढ़ विश्वास तक ले गई जिसके अनुसार भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही सर्वाधिक उपयुक्त समझा गया, जिसकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले की है। नेहरू के नियोजन की अवधारणा के अंतर्गत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की संयुक्त भागीदारी को विकास गतिविधियों के लिए आवश्यक माना गया। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राज्य के पूर्ण नियंत्रण में रखा जाना था, जबकि अन्य क्षेत्रों को निजी हाथों में। वो ये मानते थे कि अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं वो राज्य के नियंत्रण में रहे, और वो सार्वजनिक निधि होगी और अन्य क्षेत्र निजी हाथों में होगी। लेकिन निजी क्षेत्र को राज्य की अधीनता में कार्य करना था, ताकि वे राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों से विरत ना हो, अलग ना हो, और वो सरकार के साथ मिलकर काम कर सके। नेहरू के अनुसार निजी क्षेत्र पर नियंत्रण का विस्तार उसके लाभांशों और मुनाफे तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि यह नियंत्रण देश की अर्थव्यवस्था के रणनीतिक बिंदुओं तक व्याप्त होगा। राष्ट्रीय योजना के विशाल ढांचे के अंतर्गत निजी उद्यमों को विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यों को संचालित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना था। नेहरू के मतानुसार निजी क्षेत्र पर राज्य के नियंत्रण को धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ाना था, ताकि मिश्रित अर्थव्यवस्था खुद को परिवर्तित परिस्थितियों में ढालने की पर्याप्त क्षमता जुटा सके। नेहरू मानते थे कि भारत के लिए किसी अन्य देश के आर्थिक प्रारूप का अनुसरण करना बुद्धिसंगत नहीं था। बात सही है, नेहरू नहीं चाहते थे कि किसी दूसरे देश में जो जैसी व्यवस्था चल रही है उसको हम अपना के आगे बढ़े। नेहरू चाहते थे कि भारत में कुछ नया किया जाए, जिससे कि भारत आगे भी बढ़े और सबका सहयोग भी मिले। भारत को ऐसी व्यवस्था का विकास करना चाहिए जो उसकी प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुकूल हो। अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था के विचार को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझा गया। नेहरू ने पूर्णतः आश्वस्त होकर यह घोषित किया कि परिवर्तन लोकतांत्रिक रूप से नियोजित समष्टिवाद की दिशा में ही निर्देशित होने चाहिए। लोकतांत्रिक समष्टिवाद के अंतर्गत निजी संपत्ति के उन्मूलन के बजाय
आधारभूत और प्रमुख उद्योगों पर सार्वजनिक स्वामित्व को वरीयता दी जाएगी। लेकिन वर्तमान सरकार क्या कर रही है? निजी उद्यम को बढ़ावा दे रही है और सार्वजनिक उद्यम को कमज़ोर कर रही है, जो कि गलत है। और यही बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि निजी क्षेत्र नहीं मानते कि वो लाभांश की भावना पर केंद्रित होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र ये जानता है कि हम रोजगार दे रहे हैं तो कम से कम उससे लोग भूखों नहीं मरेंगे। विशेषतः भारत में बड़े उद्योगों को ऐसे स्वामित्व में रखा जाना आवश्यक होगा, जबकि लघु और ग्रामीण उद्योगों को सहकारी स्वामित्व में रखा जाएगा। ऐसे लोकतांत्रिक समष्टिवाद हेतु सतर्क और निरंतर नियोजन एवं लोगों की बदलती ज़रूरतों के साथ समायोजन की आवश्यकता होगी। लेकिन भारत की वर्तमान परिस्थितियों में नियोजन एवं आर्थिक विकास के बावजूद गरीबी की समस्या का अंत नहीं किया जा सका है, आज भी नहीं हो पाई है। नियोजन के श्रेष्ठ प्रयासों के पश्चात भी समाज का एक बहुत बड़ा भाग सुनिश्चित न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त कर पाने में असमर्थ है। कोरोना की वजह से तो और स्थिति बेकार हो गई है। निजी पूंजी की त्वरित वृद्धि एवं नियोजन की अनुचित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के फलस्वरूप हुए राष्ट्रीय संसाधनों के विशाल अपव्यय ने गरीब और अमीर के बीच की खाई को निरंतर बढ़ाया है। हालांकि यह नियोजन की अवधारणा नहीं है जो असफल सिद्ध हुई है, बल्कि अधिकांश मामलों में विफलता का उत्तरदायी निकृष्ट कार्यान्वयन है। यानी हम इसको सही तरीके से कार्यान्वित नहीं कर सके, जिसने असंतुलित विकास एवं एक पक्षीय वृद्धि को विस्तारित किया है। देखिए, मैंने नेहरू के राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता पर उनके विचार, धर्मनिरपेक्षता पर उनके विचार, नेहरू का समाजवाद और नियोजन संबंधी विचारों को एक ही वीडियो में रखने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को 4-5 बार जब अच्छे से सुन लीजिएगा तो आपको नेहरू के बारे में गहरी दृष्टि प्राप्त होगी और ये आपके एग्ज़ाम के साथ साथ निबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगा। और मुझे लगता है कि 65वीं बीपीएससी में यहाँ से संबंध प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।